जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार टीच बाई राम बाबू सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। इस पे हम बात करें क्या होता है लाइफ प्रोसेस। इससे पहले हम देख लेते हैं थॉट्स को। क्या आज का थॉट्स है, जीवन एक संघर्ष है, अर्थात हर जीव के लिए जीने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जब तक वो जीवित रहता है उसे अलग अलग तरह तरह के संघर्ष करना ही पड़ता है। आइए क्लास 10 से संबंधित जय प्रक्रम पे हम बात करें, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आते हैं, बात करते हैं जय प्रक्रम क्या होता है। देखिए, जय प्रक्रम जीवन जीने के लिए जीव जो भी क्रिया करता है उन्हें हम जय प्रक्रम करते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रिया जीव को करनी पड़ती है। तो ये क्रिया है पाचन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, परिवहन करना। ये सारी क्रियाएं हर जीव को करनी पड़ती है। अब बात करते हैं जीव क्या होता है और ये जो जीव है कितने प्रकार के होते हैं। जीव जो है इन्हें दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होता है, फिर बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में। तो पहले हम एक कोशिकीय जीव के बारे में देख लेते हैं, फिर बहुकोशिकीय जीव के बारे में देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव, जिन जीव का शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे बात करें अमीबा की, यूग्लिना की, जीवाणु, पैरामीशियम आदि, ये सारे जीव जो है इनका शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अतः यह विकसित नहीं होते हैं, इनका शरीर विकसित नहीं होता है, यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये श्रम का विभाजन भी नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक कोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन नहीं होता है, उत्तक नहीं बनते हैं। आगे देखते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में। वैसे जीव जिनका शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। उदाहरण स्वरूप जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु को ले लें, कोई भी जानवर हो जाएगा, इसमें मनुष्य भी हो जाएगा, छोटे से बड़े जीव जंतु कोई भी हो सकते हैं। इनका शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पेड़ पौधे की बात करें, ये भी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इत्यादि। ये सभी बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। इसमें बात करें हम पादप जगत ही पेड़ पौधों को पादप जगत कहा जाता है। पादप जगत क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव में ही आते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ नोट में बात लिखी है। बात क्या है, एक कोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVI इसको याद कर लेना है। यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें श्रम का विभाजन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र, फिर शरीर का निर्माण होता है। जब एक ही शरीर में अलग अलग अंग बनते हैं होता है तो उसमें और श्रम का विभाजन होगा। अर्थात जब एक शरीर में अंग होगा तो उसमें श्रम का विभाजन होगा और वह जीव का शरीर का निर्माण करेगा जो बहुकोशिकीय होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अंग बनने के लिए कोशिका की ज़रूरत होगी और कोशिका से सबसे पहले उत्तक बनेगा। बात करते हैं कैसे शरीर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले कोशिका, अब कोशिका से क्या बना, तो उत्तक बना। अब उत्तक से क्या बनेगा, तो अंग बनेगा। अब अंग से क्या बनेगा, ये ऐसे प्रोसेस चला, फिर यहाँ अंग बना। और अंग से क्या बना, तो आप
अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र। अब अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण होगा, शरीर बन जाएगा। अब शरीर जब बन जाएगा तो उसे शर में विभाजन करनी पड़ेगी। अब जब शर में विभाजन करना पड़ेगा तो फिर एक शरीर बन ही जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें बहुकोशिकीय जीव आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, उत्तक का निर्माण कोशिका से होता है। एक कोशिकीय जीव में उत्तक नहीं बनते हैं, अर्थात उसकी कोशिकाएं विकसित नहीं होती है, अविकसित होती है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया भी है कि उनकी कोशिका क्या होती है, अर्थात वे जो जीव होंगे उनकी शरीर अविकसित होते हैं, शर्म का विभाजन भी नहीं करते हैं। यहाँ पे आप पढ़िए लिए। आइए आगे हम बात करते हैं उत्तक क्या होता है। उत्तक के बारे में हम जानेंगे। उत्तक समान उत्पत्ति वाले, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर से देखेंगे, समान उत्पत्ति वाले, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। देखेंगे, कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। अब उत्तक जब बन गया तो अंग बनेंगे। अब अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। जब शरीर का निर्माण हो जाएगा तो उसे शर में विभाजन करना पड़ेगा। आइए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उत्तक का अध्ययन हिंदी में अगर बात करें तो औतकी कहलाता है, और इसे ही हम इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब बात करें हिस्टोलॉजी जो शब्द है, इसकी स्थापना किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मोसेलो मेलपिग्ही नामक एक वैज्ञानिक थे जो हिस्टोलॉजी शब्द को गढ़ा था, और इसका नामकरण यानी कि हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मायर ने किए थे। जबकि शब्द का पहला प्रयोग यानी कि उत्तक शब्द का, टिश्यू की बात करें, उत्तक शब्द का पहला प्रयोग विचंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ विचंट लिखा है, ये VVI है, VVI है, यहाँ पे याद रखेंगे, विचंट पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब टिश्यू क्या होता है। टिश्यू के बारे में हम जानेंगे। उत्तक, अब देखिए, उत्तक को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पादप उत्तक और दूसरा है जंतु उत्तक। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक की अगर हम बात करें तो वैसे उत्तक जो पादप कोशिकाओं में यानी पादपों में पाए जाते हैं उसे पादप उत्तक कहते हैं, और जिन उत्तक से जंतु का शरीर का निर्माण होता है, जंतु के शरीर का निर्माण होता है, उन्हें हम जंतु उत्तक कहते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। पादपों में जो पादप होते हैं, पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पादप जो होते हैं इन्हें क्या होता है, ये स्थिर होते हैं। अब स्थिर का मतलब वो चलते फिरते नहीं हैं, वो एक जगह ही रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जा सकता है कि इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, उनमें श्रम का विभाजन नहीं होगा, इनकी अधिकतम उत्तक मृत्यु होगी और ये स्थिर होगा। ये तो आप समझ गए। जबकि जंतुओं को चलना फिरना घूमना आदि क्रियाएं करना पड़ता है, इसलिए इनमें अधिकतम उत्तक जो होते हैं वो जीवित होते हैं। और जो उत्तक पादपों में यानी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो उत्तक पौधों में जो उत्तक जीवित होते हैं वो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है। इसे फिर से रिकॉल करते हैं हम कि
पादप ऊतक की हम बात करें तो पादप ऊतक में जो ऊतक पाए जाते हैं इनमें अधिकतम ऊतक जो होते हैं अधिकतम ऊतक जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऊतक मृत होते हैं। क्यों मृत होते हैं? क्योंकि इन्हें स्थिर रहना होता है, इन्हें तो चलना फिरना तो होता नहीं है, इसलिए इनकी अधिकतम ऊतकें जो होते हैं मृत होते हैं। और जबकि जंतु की अगर हम बात करें, जंतुओं की बात करें तो इन्हें घूमना फिरना, चलना, कार्य करना इत्यादि सारा काम होता है, इसलिए इनकी अधिकतम जो ऊतक होगी ये क्या होगी? जीवित होगी। क्या होगी? आप समझ चुके होंगे कि जो जंतु के शरीर में ऊतक पाए जाते हैं उन्हें श्रम विभाजन करने के कारण उनमें जो ऊतक पाया जाता है वो अधिकतम जीवित ऊतक पाए जाते हैं, जबकि पादप ऊतक में अधिकतम ऊतक क्या होते हैं? मृत होते हैं। आइए हम आगे बात करें। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब ये कौन कौन से भाग हैं इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला भाग है विभज्योति ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। पहला है विभज्योति ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। अब एक एक करके हम दोनों पार्ट्स को देखेंगे कि विभज्योति ऊतक होता है वो उसका क्या काम है, उन्हें कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक उसी प्रकार अस्थायी ऊतक जो होता है उनका क्या काम है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं विभज्योति ऊतक के बारे में। विभज्योति ऊतक यानी कि मर्सिप्टोमेक्रन टिश्यू, वैसा ऊतक जो अवयस्क हो, यानी कि अवयस्क यानी जीवित भी हो और अवयस्क हो तथा जिसमें विभाजन की क्षमता हो, विभज्योति ऊतक कहलाता है। यानी कि विभज्योति ऊतक का मतलब ये हुआ, विभज्योति ऊतक कहने का मतलब है कि वैसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता हो। ये इम्पोर्टेंट बात है, विभाजन की क्या हो? विभाजन की क्षमता हो। अब जिसमें विभाजन की क्षमता होगा उस ऊतक को हम विभज्योति ऊतक कहते हैं। इसमें अब अस्थायी ऊतक है तो अस्थायी ऊतक का मतलब ये नहीं है कि ये विभाजन नहीं करता है, मतलब इसमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि विभज्योति ऊतक किसे कहते हैं? तो वैसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता हो उसे विभज्योति ऊतक कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम विभज्योति ऊतक में वैसे ऊतक जो अवयस्क है, अवयस्क हो, जीवित हो तथा जिसमें विभाजन की क्षमता हो, विभज्योति ऊतक कहलाता है। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। विभज्योति ऊतक किसे कहते हैं? वैसे ऊतक जो वयस्क हो, जीवित हो, जिसमें विभाजन की क्षमता हो उसे हम विभज्योति ऊतक कहते हैं। अब विभज्योति ऊतक के कुछ मास्टर की है। अब कौन कौन से है इस मास्टर की को हम देखते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। फर्स्ट नंबर में है कि इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, अर्थात कि जो विभज्योति ऊतक होता है उसमें जो भी कोशिकाएं पाई जाती है वो क्या होगी? तो जीवित होगी। अब जीवित होगी तो कोशिका का विभाजन करेगा। आगे देखिए दूसरा टर्म क्या है, इनकी कोशिकाएं अधिकतम क्रियाशील होती है। अभी क्या पढ़े आप, जीवित होगी तो श्रम करना पड़ेगा। अब जब श्रम करना पड़ेगा तो वो क्रियाशील होगी। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका भित्ति। अब इसमें जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है, जैसे कि कुछ पौधे जो होते हैं, आप पौधे की बात करें हम तो जो पौधे होते हैं उस पौधे के जो छाल होते हैं आप देखे होंगे, इस छाल की मोटाई जो होती है, मोटाई क्या होती है? बहुत पतली नहीं, लेकिन क्या होती है?
पतली होती है। क्या होगी? पतली होगी। अब आगे देखेंगे हम, ये ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। अब बात ये करेंगे कि पौधों के वृद्धि वाले भाग कौन हुए। तो पौधों के वृद्धि वाले भाग क्या होते हैं? रूट टिप। कौन होते हैं? रूट टिप होते हैं और शॉर्ट टिप होते हैं। अब ये कौन होते हैं, बात कीजिएगा चला। तो ये देखिए, रूट टिप क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई पादप हो गया। अब एक पौधा ले लेते हैं हम, ये पौधा हो गया। अब रूट टिप का मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, कि ये जो रूट है, रूट माने क्या होता है? जड़। जड़ लिखा भी है, मेंशन किया गया, यानी जड़ वाले भाग में पाए जाएंगे, इस भाग में पाए जाएंगे। रूट टिप यहाँ पे हो गया। दूसरी बात है क्या है कि शीर्ष वाले भाग में, यानी यहाँ पे, यानी कि आप कह सकते हैं पत्ती वाले भाग में, ये पत्ती वाले भाग में शॉर्ट टिप पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है पत्ती के किस पार्ट्स में पाए जाएंगे? तो पत्ती के, यानी कि मान लीजिए कि ये जो एक पत्ती हो गया, अब इस पत्ती के किनारे किनारे इसमें देखिए, इसी में जो पाए जाते हैं, इसमें क्या होंगे? इसमें शॉर्ट टिप पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? शॉर्ट टिप पाए जाएंगे, शॉर्ट टिप। तो इसमें शॉर्ट टिप पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे शॉर्ट टिप। तो आप शॉर्ट टिप आप समझ गए। इसके अलावा 5वां नंबर पॉइंट है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक और सघन एवं पर्याप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक यानी कि स्पष्ट केंद्रक इसमें पाया जाता है, सघनता भी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये आपस में सघनता से जुड़े होते हैं, यानी कि एक एक करके ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसे एक एक करके ये जुड़े होते हैं। ये आपस में सघनता से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें अंतः कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। आइए हम आगे देखें। हम पौधों में स्थिति के आधार पे विभुज्योति ऊतक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। वैसे कौन कौन से हैं इसे हम देख लेते हैं। शीर्षस्थ विभुज्योति ऊतक, अंतर्वेशी विभुज्योति ऊतक, और तीसरा नंबर है पार्श्व विभुज्योति ऊतक। ये 3 है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम तोड़ करके छोटे छोटे वीडियो में डाल रहे हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, धन्यवाद।